अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। यकीनन आज क्योंकि वीकेंड की तैयारियां ऑलरेडी ज़ोरों शोर पे होंगी, लोग अभी से प्लान कर रहे हैं कि बस जल्दी से ये दिन गुजरे, उसके बाद वीकेंड पे क्या करना है ये पता लगाया जाए। आई डोंट नो आपने ये रिसीव किया है या नहीं, लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप पे कई मैसेजेस आए क्योंकि हाल ही में सऊदी वली अहद की पाकिस्तान की विज़िट के बाद दोबारा से ये इशू उठाया जा रहा है कि शायद शोइंग पाकिस्तान सॉलिडारिटी विद सऊदी अरेबिया हम दोबारा से अपना वीकेंड शिफ्ट करके फ्राइडे टू सैटरडे ले जाएंगे और संडे पहला वर्किंग डे हुआ करेगा। कोई इस बारे में ना बातचीत ना कोई तस्दीक आई है, लेकिन बहरहाल लोग इस बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं। जब ये जिक्र होता है तो यकीनन हमें अपना बचपन याद आ जाता है, बिकॉज ऑल थ्रू द अर्ली ग्रेड स्कूल यकीनन फ्राइडे और सैटरडे ऑफ हुआ करता था, थर्सडे हमारा लास्ट वर्किंग डे था और फ्राइडे वाज एसोसिएटेड विद आधा दिन आपका निकलता था जुमे की नमाज और तैयारी में, और उसके अलावा बनती थी जी बिरयानी। लेकिन जब मौसम अच्छा हो तो उसके ख़ास पकवान होते हैं, और जिस तरह के हम पूरे मुल्क में देख रहे हैं, ठंडा ठंडा मौसम है, कई जगह फुहार पड़ रही है, बारिश हो रही है, वाकई ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पे अल्हम्दुलिल्लाह अब्र करम बरस रहा है। तो जनाब, जहाँ अच्छे मौसम की बात की जा रही है, यकीनन लाहौर में भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है और इसी को एंजॉय करते हुए लोग निकले हैं तमाम फूड पॉइंट्स की तरफ। आज भी वहाँ पे सिरी पाए, हलवा पूरी, इन सब दुकानों पे बड़ा ज़बरदस्त रश है और इसी हवाले से हमारी साथी भी वहाँ पे मौजूद है, हमें बताएंगे कि लाहौरी किस तरह का नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको हुमा भट्ट के पास, जो कि इस वक्त मौजूद हैं लाहौर में, एंड शी इज़ ब्रिंगिंग टू अस आज का नाश्ता। बिल्कुल, इस वक्त समा भी सुहाना है और लाहौरी जो है खाबों के शौकीन हैं, तो इस वक्त फूड पॉइंट्स जो हैं वो भरे हुए हैं लोगों से और मज़ेदार खानों से। पास ही मेरे इस वक्त सिरी पाई की मुझे खुशबू आ रही है और सामने मेरे बिल्कुल इस वक्त हलवा पूड़ी है जो मेरा दिल कर रहा है कि वो खा ली जाए। तो इस वक्त क्योंकि लाहौर में कुछ रोज से बारिशों का भी सिलसिला जारी है, तो कितना एंजॉय किया जा रहा है खाने पीने को। आजकल मौसम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रश वगैरह लग रहा है और सुबह के टाइम लोग अपनी फैमिलीज के साथ निकलते हैं और सुबह नाश्ते का जो है फुल इंजॉय वगैरह करते हैं। दोपहर के वक्त भी यहाँ पर एंजॉय किया जाएगा समोसों से, और इसके अलावा पकोड़े भी होंगे और खूब मज़ा किया जाएगा, गाजर का हलवा भी मिल जाएगा, तो दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। जी, हुमा की रिपोर्ट सुनकर यकीनन आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा, हलवा पूरी। लेकिन बेचारे अक्सर कराची में जो नाश्ता हो रहा है ना इस वक्त, वही पापे हैं और वही चाय है, तो यकीनन हमारे दिल पे इस वक्त छुरियाँ चल रही हैं। लेकिन फिर भी आपको बताते चलें कि वाकई मौसम का मज़ा इन्हीं चीज़ों से है। अभी कुछ रोज़ पहले भी हम बात कर रहे थे, और ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग देखते हैं कि हम हमेशा ही ख़वातीन इस बारे में इंटरेस्टेड रहती हैं कि उनकी स्किन अच्छी लगे, वो हमेशा जवान और जाज़िब नज़र आएँ, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सिरी पाए होते हैं जी, इसको बोन ब्रॉथ भी कहते हैं। इसमें ज़बरदस्त किस्म की क्वांटिटी होती है कोलेजन की, जो आपकी स्किन को हमेशा जवान रखेगी। तो दैट इज़ मोर ऑफ अ रीज़न टू एंजॉय दिस वंडरफुल डिश। इस वक्त एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल कंटिन्यू विद आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और ज़बरदस्त से नाश्ते के बाद हमने कहा थोड़ी फूड फॉर थॉट भी होनी चाहिए। वैसे तो लोग कहते हैं कि अब अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो खाने के साथ साथ आपकी जो न्यूज़ फीड है वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस न्यूज़ फीड में आप किसको फॉलो कर रहे हैं, किस किस्म की ख़बरों को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या चीज़ अपने दिमाग में डाल रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू डिटर्मिन हाउ योर डे इज़ गोइंग टू बी। कल परसों भी कहीं यहाँ पर ये बात हो रही थी कि क्या अब हमारे माशरे में किताबें पढ़ने का रुझान कम हो गया है। वेल, किताबें पढ़ने का रुझान तो कम हो गया है, लेकिन अब लोग ये जो कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो ऑनलाइन जाके देखते हैं। उसमें भी कई लोगों की मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम्स है। उन्होंने कहा कि जिस तरह लिखा जाता है अब वो बहुत मुख्तलिफ है। न्यूज़पेपर्स में एक सर्टन क्वालिटी होती थी, ब्लॉगर्स लोगों की अटेंशन के लिए एक तरह से कम्पीट कर रहे होते हैं। कई ब्लॉगर्स को अपना ब्लॉग पोस्ट करने से पहले ही ये लिखना पड़ता है कि जी ये 3 मिनट की रीड है, ये 9 मिनट की रीड है। और उसके अलावा भी अगर आप आगे चले जाएँ तो कुछ लोगों को तस्वीरें लगानी पड़ती है कि भाई अब लोग पढ़ने पढ़ाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ विजुअली चीज़ें देखना चाहते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं जिसमें न्यूज़ फीड के मामलात हैं, हमने सोचा आज इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स कंटेंट ब्लॉगिंग पाकिस्तान में बहुत फेमस है। बहुत सारे यंगस्टर्स, दे आर कॉल्ड द सिटीजन जर्नलिस्ट। अपनी पसंद की चीज़ों को वो खुद ही कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं। आज वी हैव 2 सच एंटरप्राइजिंग सिस्टर्स विद अस, दे आर बोथ लाइफस्टाइल एंड एंटरटेनमेंट ब्लॉगर्स। इसके अलावा इनका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स फूड ब्लॉगिंग में भी है। 1.5 साल 3 साल का अरसा हो चुका है इन
इनको ये काम करते हुए और इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ कंटेंट पाकिस्तानी यंगस्टर्स वांट टू कंज्यूम, ये इनसे जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिशाल सिद्दीकी एंड मनाहिल सिद्दीकी। हाउ आर बोथ ऑफ यू? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। मिशाल, सबसे पहले आप बताएं, आप मुस्कुरा रही थी जब मैंने कहा कि जी लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ तस्वीर देखना चाहते हैं। हाँ जी। बेसिकली तस्वीर तो ये होता है कि आप जब फीड देख रहे हैं अपनी, तो एक वो थंब स्टॉपिंग कंटेंट जो होता है ना कि आप एकदम देख के रुक जाएंगे, ओ ये कुछ खाने की बड़ी अच्छी चीज़ दिख रही है, ये कहाँ मिल रही है कराची में? मैं आपको बताऊं कब होता है ये, जब हमारा लंच, हमारे ऑफिस में भी होता है, हमारी टीम में तो कुछ लोगों के साथ बहुत ही होता है, वो ये होता है कि जब 1 बजे लंच आवर से पहले ना 12 बजे जब आप ऑनलाइन बैठते हैं तो आपको सब चीज़ें बहुत लजीज लग रही होती है, उस वक्त टाइम होता है ये वाला। बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके अलावा फिर एक चीज़ ये भी ज़रूरी होती है कि अब अगर आप पिक्चर्स लगा रहे हैं किसी चीज़ की, तो लोग उसकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना चाहते हैं। और फिर एट टाइम्स ये होता है कि वो हमारे सजेशंस पे या हमारे रिव्यूज़ पर जाके वो जगह विजिट करते हैं, वो चीज़ खाते हैं और फिर हमें बताते हैं कि जी आपने अपने रिव्यू में ये लिखा था तो वी ट्राइड दैट एंड बहुत मज़े का था एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। खाने में इंटरेस्ट ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्त। आप बताएं मनाहिल, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपको लगता है कि एंटरटेनमेंट, हमने ये भी कहा है भाई कुछ लोगों के बारे में, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट के जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ये कहा जाता है कि जो ये मूवी में आते हैं इनकी मूवी हिट नहीं होती, इनका ड्रामा बनता है तो ड्रामे की TRP नहीं आती, लेकिन इनकी तस्वीरें फ़ौरन वायरल हो जाती हैं। ये वाले सेलिब्रिटीज़ का आप भी एंटरटेनमेंट न्यूज़ कवर करती हैं? मेरा बेसिकली एंटरटेनमेंट कम और फूड की तरह ज़्यादा है, बिकॉज आई एम अ फूडी एंड आई लव फूड। तो इसलिए मुझे था कि मैं ज़्यादातर मेन जो है फूड पे फोकस है एंड देन लाइफस्टाइल, एंटरटेनमेंट में इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर बताना चाहें मिशाल, व्हाट अबाउट द सेलेब्स, यानी इनका पहनावा, इनकी कहीं अपीयरेंस, इनका कहीं होना, इनका कहीं ना होना, हर चीज़ ही खबर बन जाती है। ज़्यादा गुड ट्रेंड? दोनों चीज़ें होती हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। हमारे यहाँ ये होता है कि सेलिब्रिटीज़ को बड़ा फॉलो किया जाता है कि वो क्या पहन रहे हैं, उन्होंने क्या स्टाइल कैरी किया हुआ है, और फिर उस तरह से जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो बड़ा इंस्पायर होते हैं कि अच्छा इन्होंने इस कलर का नेल कलर लगाया हुआ है तो इसका मतलब है ये ट्रेंड में है तो इसको फॉलो करना चाहिए। तो ऑफकोर्स एक अच्छी वाली फॉलोइंग भी आती है, एक पॉजिटिव चीज़ भी आती है कि आपको नए ट्रेंड्स पता चल रहे हैं सेलिब्रिटीज़। मैंने तो बहुत ज़्यादा बैशिंग देखी यार ऑनलाइन। अगर कोई एक सर्टन स्टाइल कैरी कर रहा है और उस स्टाइल में थोड़ी सी भी उसने तब्दीली लेके आया है, क्रूड होते हैं बहुत। वही बात है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, एक तरह से हमारी इंस्पिरेशंस होते हैं और कितना हार्ड वर्क वो लोग करते हैं सारे सेलिब्रिटीज़, एवरीबडी नोज दैट। तो उसको एक्नॉलेज करना चाहिए बजाय इसके कि हम बैशिंग करें सेलिब्रिटीज़ पे कि फ़लाँ ने ऐसा कुछ पहन लिया या ऐसा कुछ कर लिया। सो दैट्स नॉट गुड। हमें मनाहिल, बिकॉज़ यू आर अ फूड ब्लॉगर, अभी हाल ही में इंडिया में भी, इसके अलावा अमेरिका में भी 3-4 ऐसे केसेस हुए हैं जब रेस्टोरेंट्स ने बाकायदा फूड ब्लॉगर्स को थैंक यू वेरी मच गुड बाय किया है और उन्होंने कहा ये आ जाते हैं सिर्फ मुफ्त का खाना खाने के लिए, उसके बाद कोई रिव्यू नहीं होता, कोई इनकी फॉलोइंग नहीं है, हमें कोई इनका फ़ायदा नहीं है। ऐसे फूड ब्लॉगर्स पाकिस्तान में भी हैं? बहुत है। मेनली अब ये आजकल हो गया है कि लोगों को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है कि हमें फ्री फूड मिल रहा है या हमें कुछ भी एग्जैक्टली। तो वो ज़्यादातर लोग अब इस वजह से नहीं आ रहे ब्लॉगिंग में कि उनको इंटरेस्ट है, वो इस वजह से आ रहे हैं कि उनको मुफ्त का खाना मिल जाएगा या उन्हें PR पैकेजेस आ जाएंगे। तो मेन रीज़न ये है। एंड मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि यार अगर, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स में भी बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार तुम तो मतलब तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम्हें तो मुफ्त का खाना मिलता है, तुम्हें तो पैसे नहीं खर्च करना है। डूड बहुत मेहनत लगती है इसमें, मतलब लेकिन मेहनत के साथ साथ मनाहिल ये भी पूछना चाहूँगी कि देखो अब जिस तरह अंग्रेज़ी की एक कहावत है दैट देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड, तो अगर आपको एक रेस्टोरेंट ऑब्लाइज कर रहा है, दे वांट टू सेट अ प्लेटर, तो तुम्हारा रिव्यू कितना ऑनेस्ट होता है? यानी ठीक है हर मील में कुछ चीज़ें अच्छी भी होंगी, वो फ्री भी है, वो तो पर्क्स हैं, लेकिन जब आप लिखने बैठती हैं तो आपके लिए उनके साथ अपनी रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या एक ऑनेस्ट ओपिनियन लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मेरे लिए ऑनेस्ट ओपिनियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टार्टिंग में मैं यही इसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मैं क्या करूँ, बिकॉज जो बुलाते थे अक्सर वो फ्रेंड्स होते थे या उनसे मेरा रिलेशन अच्छा होता था, तो मैं सोचती थी कि यार अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्या लिखूंगी। तो जब मैंने नोटिस किया कि मेरे फॉलोअर्स स्पेसिफिकली मेरे रिव्यूज़ देखते हैं और उसके बाद फिर वो जाते हैं, तो मैं सोची थी अगर मैं इस तरह से जेन्युइन रिव्यू नहीं दूंगी तो उन लोग को ये होगा कि यार मतलब वो गए वहाँ पे खाना अच्छा नहीं था एंड देन वो आके मुझे बोलेंगे कि आपने बताया था खाना अच्छा नहीं था। आपकी क्रेडिबिलिटी इज आल्सो एट स्टेक। लेकिन कितने लोग हैं हमारे यहाँ जो ऑनेस्टली अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी साख की परवाह करते हैं? मिशाल, आई वांट टू आस्क दिस वेरी सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि आप PR से भी आपका ताल्लुक रहा है, यू वर्कड इन अ PR फर्म एंड नाउ यू आर अ ब्लॉगर एंड एन इन्फ्लुएंसर, तो
आप क्या समझती हैं कि मैं तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ जब मैं रिव्यूज़ पढ़ना शुरू करती हूँ, क्योंकि 4 रिव्यूज़ अच्छे होंगे तो एक बुरा होगा। कितना लोग ऑथेंटिक हैं इन देयर एक्सपीरियंस, या कितना पेड अब इसमें काम होने लगा है, क्योंकि लोगों को पता है कि जी इनके टच पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, पैसे दे के अच्छा रिव्यू लिखवा लो। ये एक ब्लॉगर की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। सही। हमारी फील्ड में ऐसे लोग भी हैं जिनको अगर आप बोलेंगे जी इट्स अ पेड रिव्यू, तो वो जो भी आप कहेंगे वो लिख देंगे, लेकिन अगेन इट्स योर क्रेडिबिलिटी, क्योंकि आपके फॉलोअर्स तो आपको फॉलो कर रहे हैं ना। वो इस चीज़ को देखेंगे कि आपने अगर किसी चीज़ का रिव्यू लिखा है तो उसमें क्या चीज़ पॉजिटिव है, क्या चीज़ नेगेटिव है, एंड डेफिनेटली आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी है। तो जस्ट इन केस आपने कोई चीज़ पेड के चक्कर में प्रॉपर या मतलब ऑनेस्ट ना लिखी और आपने किसी चीज़ को अच्छा करके दिखा दिया, बाद में अगर उन्होंने वो चीज़ ट्राई नहीं की तो वो आपके ऊपर बैशिंग होती है। एंड व्हाट इज़ योर ऑनेस्ट ओपिनियन, बिकॉज वी आर प्रॉब्ली इन द लास्ट मिनट ऑफ आवर इंटरेक्शन विद यू, कि अगर मैं बाहर के ममालिक में देखती हूँ, अब वहाँ की सुपर मॉडल्स, वहाँ के एक्टर्स से बड़ा स्टार उनका इन्फ्लुएंसर बन गया, जिनकी मिलियंस की फॉलोइंग्स होती है, जिनके हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की उनको इंडोर्समेंट्स मिलती हैं। पाकिस्तान में अभी तक ये ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, उनकी अच्छी फॉलोइंग है, लेकिन वो अपने यानी या तो सोशल मीडिया पे उनको बहुत फॉलो किया जाता है जो ऑलरेडी टेलीविज़न या शो बिज़नेस से ताल्लुक़ है, लेकिन प्योरली एक ब्लॉगर जो सुपरस्टार बन गया हो, ये अभी तक नहीं हुआ है पाकिस्तान में। इन्फ्लुएंसर्स की तरफ अगर हम देखें तो 2-3 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ब्रांड्स के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फील्ड में। उनको देख के बहुत सारे लोगों ने इंस्पिरेशन भी ली है। नहीं, वो तो ब्रांडेड और इंटीग्रेटेड कंटेंट है। वो तो हम देखते हैं कि हमारे जो कमेडियंस हैं, जो मीम्स बनाने वाले लोग हैं, उनके पास भी आपको वो उस तरह की एसोसिएशंस नजर आएंगी। बट आई एम सेइंग अ ट्रूली सोशल मीडिया सुपरस्टार, व्हाट इज मिसिंग? एक अगर नाम एक जहन में आता था, नो मैटर व्हाट हर पोजीशनिंग माइट बी, बट शी मेड रिपल्स अराउंड द वर्ल्ड, वाज कंदील बलोच। लेकिन वो एक पॉजिटिव इमेज के तौर पे सामने नहीं आई थी फॉर लॉट ऑफ पीपल। एक पॉजिटिव सुपरस्टार से पाकिस्तान कितना दूर है? मेरा ख्याल है ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, ब्लॉगिंग फील्ड जिस तरह प्रोग्रेस कर रही है, और जिस तरह आपको दिन ब दिन नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी, नए लोग देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंटली जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ऑब्सोलीट होता जा रहा है, यानी टेलीविजन व्यूअरशिप अब ज़्यादातर यंगस्टर्स टीवी नहीं देखते, दे लाइक देयर कंटेंट ऑन डिमांड। अगर वो नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, अगर वो प्राइम वीडियो भी देखते हैं, वो अपने टाइम पे अपनी मर्जी का कंटेंट देखना चाहते हैं। वो एफटीसी को नहीं मानते जी, लेकिन क्या करें, लेकिन फूड रिव्यूज़ को ज़रूर मांगते। शाम को जब सारे दोस्त व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के प्लान बनाने की कोशिश करते हैं आज चाय कहाँ पे पी जाए, तो फिर फूड ब्लॉगिंग इज स्टिल वेरी रेलिवेंट, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग इज वेरी रेलिवेंट। इससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स का पता चलता है। थैंक यू सो मच मिशाल एंड मनाहिल फॉर बीइंग हियर। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। इनके ज़रूर आप पोर्टल्स चेकआउट कीजिए फॉर सम ग्रेट आइडियाज़, स्पेशली क्योंकि वीकेंड आने वाला है। सो मनाहिल कैन हेल्प यू आउट कि वेयर शुड बी योर नेक्स्ट आउटिंग। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, नाउ इट्स टाइम फॉर मिलो पाकिस्तान से। आज भी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बहुत ही टैलेंटेड एंड एट द सेम टाइम अ वेरी कंपैशनेट पाकिस्तानी से। देखें, ज़िंदगी में हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन हम में से कामयाब वही है जो कम्युनिटी को गिव बैक करे, जिसके दिल में ये एहसास हो कि जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं जिसको आप और मैं इंजॉय कर रहे हैं, तो उन तक भी उनकी रसाई किस तरह मुमकिन बनाई जाए। और जिस तरह के कहा जाता है कि द बेस्ट थिंग यू कैन गिव अनदर पर्सन इज़ द एबिलिटी, एजुकेशन या तालीम और तरबियत। तो इन्होंने भी एक स्कूल का इनेकाद किया, दैट स्कूल इज़ कॉल्ड आगाज़ स्कूल, और उसकी कुछ ख़ास शराइत हैं जिसकी वजह से ही वो बहुत मशहूर है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं फ़ाहद अली से। अस्सलाम वालेकुम फ़ाहद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? और सबसे पहले मुझे बताएं कि आगाज़ स्कूल का आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ स्कूल का आगाज़ के लिए जानने के लिए मुझे काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं खुद बच्चा था, ठीक है, जब मैं खुद स्कूल जाता था, तो मुझे बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फाइनेंशियली हम लोग इतने स्टेबल नहीं थे। फादर की कार्डियक पेशेंट थे, तो बड़े मुश्किल हालात देखे हैं मैंने बचपन में, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि प्राइवेट स्कूल से मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया गया था, क्योंकि भाई फ़ीस के पैसे नहीं थे। तो
जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया हूँ तो एक मुतासिबाना एक रवैया कुछ टीचर्स की तरफ से मुझे देखने को मिला था कि क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से था तो वो बोलते थे कि भाई ये प्राइवेट स्कूल से हैं, भाई ये हमसे मतलब पता नहीं क्या समझते थे। तो मतलब मामूली बातों के ऊपर सजाएं मिल रही हैं कि ए फॉर एप्पल क्यों बोला, ए फॉर एरोप्लेन क्यों नहीं बोला, मतलब इस तरह की चीज़ें। फिर या 2 1 2 क्यों बोल रहे हो, 2 कम 2 क्यों नहीं बोल रहे। तो ये चीज़ें मतलब उस टाइम मतलब मुझे एहसास हुआ कि यार ठीक है हम गवर्नमेंट स्कूल में आ गए, लेकिन क्या एक ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए जहाँ पे उन बच्चों को तालीम का मौका मिल सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, खैर फिर जाहिर सी बात है मैंने तालीम अपनी जारी रखी। इसमें ज़्यादा क्रेडिट मेरे ख्याल से मेरी अम्मी को जाता है कि उन्होंने मतलब इतने मुश्किल हालात में पढ़ाई मेरी मुतासर नहीं होने दी। अच्छा, जब हम स्ट्रगल पीरियड को देखते हैं और जैसे आपने खुद कहा कि हमेशा, और आप मेरे ख्याल में यू नॉट द फर्स्ट पर्सन बट सो मेनी पीपल हैव कम ऑन माय शो एंड सेड कि वो जो तकलीफ़ का वक्त होता है ना, जब आप उसको पलट कर देखते हैं, वो इनफैक्ट आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। वो आपके अंदर एक ऐसी चीज़ बेदार करती है, उजागर करती है, जो शायद अगर आप उस तकलीफ़ से ना गुजरे होते आपको उसका एहसास नहीं होता। जैसा कि फ़हद के केस में, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल देखी, वो फाइनेंशियल स्ट्रगल को, अपनी तालीम को, अपने आगे बढ़ने के मराहिल को अफेक्ट करते हुए देखा, तो ये दर्द पैदा हुआ कि किसी ऐसे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो आगाज़ स्कूल इज़ ऑल अबाउट पीपल जो शायद तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा है। जो मैं शराइत का जिक्र करी थी, किसी ने मुझे बताया कि अगर आप जिन लोगों को प्रेफर करते हैं कि वो इस स्कूल में आए, उसमें यह है कि जो वाकई जो सबसे निचला तबका है, जो बेचारा अंडर सर्व्ड है, कि जिसकी इनकम शायद 10,000 के करीब है, या फिर वो किराए के मकान में रहता है, या फिर अगर जिस तरह कहा जाता है कि ये अगर आपकी प्रेफरेंस है कि मेरे जी 4 बच्चे हैं और उनमें से मैं सिर्फ किसी एक की तालीम अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप बच्ची को यानी एक गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये क्राइटेरिया कैसे डेवलप हुए फ़हद? मैं फिर अपनी वो एक स्टोरी कंटिन्यू करूँगा। मतलब जब मास्टर्स के बाद मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने जिस कम्युनिटी में स्टार्ट किया था वो बेसिकली मिक्स कम्युनिटी थी। ठीक है, बिल्कुल कच्ची बस्ती थी, झोपड़ियाँ वगैरह। तो वहाँ पे काफ़ी हम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मतलब मिक्स कम्युनिटी होती थी वहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से शिफ्ट करके स्कूल अजीम गोट में लेकर आए थे। ठीक है, अजीम गोट में जब हम लोगों ने देखा, वहाँ पे 2-2 कमरों के क्वार्टर्स बने हुए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया स्कूल। तकरीबन 1.5 साल वहाँ पे हमारा स्कूल चला है, और फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ से मजबूरन शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एक और फलाही इदारे का स्कूल था। ठीक है, तो अभी लीमू गोट में हमारा स्कूल है। अराउंड हम लोगों को 5 साल हो गए, और मॉर्निंग में हमारे पास 120 बच्चे हैं। इवनिंग में हम लोगों ने इनकी मदर्स के लिए भी प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ, लिटरेसी प्रोग्राम। उसमें हमारे पास तकरीबन 12 से 13 के करीब ख़वातीन हैं मदर्स। इनकी पहला बैच हमारे इंशाल्लाह जुलाई में कर सके। कहने जब आपने उनको बेसिक चीज़ें दे दी, कितना आ गया, देन दे कैन कंज्यूम एनी काइंड ऑफ कंटेंट। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, या इसके अलावा न्यूज़पेपर्स वगैरह से भी। बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने एक केस हुआ था हमारे उसमें कि खातून थी, उनका बच्चा बीमार हो गया था, तो उन्होंने अपने बच्चे को दवाई पिलाई, तो उनको पता नहीं था कि वो दवाई जो है एक्सपायर है। तो मेरे ख्याल से विद इन हाफ एन आवर में उनके बच्चे की डेथ हो गई थी। तो जब हमारे सामने एक केस आया, तो हमने कहा यार अब क्योंकि हम लोग बच्चों की तालीम पे कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्यों ना इनकी मदर्स के लिए भी स्टार्ट किया जाए। शुरू में हमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस इनके फादर्स की तरफ से मिली थी, लेकिन जब हम लोगों ने बिठा के बात की, जब मिसालें दी हम लोगों ने कि भाई। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि कितना मुश्किल होता है, हमने खुद अपने तौर पे ये जहनी जंजीरें बनाई हुई ना कि जी पढ़ने लिखने की एक उम्र होती है। अब आप किसी ऐसे शख्स के बारे में अगर बात की जाए जिसने पहली 5 जमातें नहीं पढ़ी, अब उसकी उम्र है कि वो 7वीं जमात में होता, लेकिन क्योंकि उसने पहले की नहीं पढ़ी में उसने पढ़ाई तो वहीं से शुरू करनी है। ऐसे लोगों के लिए हमने अपनी पढ़ाई के निज़ाम में कोई इनलेट्स रखे ही नहीं है कि ये पढ़ाई को पिकअप कर सके। लाइकवाइज जब इन मदर्स को आपने पढ़ाई करना या लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया, तो क्या आपने देखा कि सलाहियत में कोई कमी है? जी सीखने की उम्र गुजर गई है जो हम कहते हैं, ये सच था उनके लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोगों को तो बहुत लिमिटेड एडमिशन लेने पड़े। मतलब कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के पास एडमिशन आ गए थे। हाँ, अच्छा। मतलब मुश्किल से हम लोग 12 से 13 के करीब ख़वातीन को केटर कर सके, लेकिन फॉर्म हमारे पास तकरीबन 35-40 के करीब आ गए थे। तो हम लोगों ने उनको होल्ड पे रखा हुआ कि भाई ये बैच निकलेगा, फिर उसके बाद हम लोग आपको क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, कैपेसिटी हमारी इतनी। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि जितने अरसे से ये काम कर रहा है आपका स्कूल और 3 डिफरेंट लोकेशंस पे आपने काम किया है, सबसे ज़्यादा आपके दिल को छू जाने वाली कहानी या कोई ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसा ख़ानदान जिसका आपसे वास्ता पड़ा हो, वो कौन था?
देखिए हम लोग एजुकेशन के साथ साथ इन लोगों के न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम हम लोग वीक में 3 दफ़ा करते हैं। अभी 1 महीने से थोड़ा रुका हुआ है काम, क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं इन लोगों के। तो एक दफ़ा मैं बच्चों को सर्व कर रहा था, मेरे ख्याल से कॉर्नफ्लेक्स थे नाश्ते में इन लोगों के। तो एक बच्ची है क्लास 1 की, ठीक है, जुलेखा। तो उसने मतलब मैं तो खैर सर्व कर रहा था, तो उसने एक बराबर वाले बच्चे से बोला कि सर देखो हमारे अब्बा से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो उस टाइम मुझे लगा हाँ यार, जिस चीज़ का आगाज़ किया था अब उसके आहिस्ता आहिस्ता फल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गए। यानी जो आप पैशन दूसरों की तरफ करते हैं वो कई गुना पलट कर आपके पास आता है। थैंक यू सो मच फहाद फॉर शेयरिंग द स्टोरी ऑफ आगाज़ विद अस, एंड आई होप कि आपके आज दिन के आगाज़ में इसने आपको इंस्पायर किया हो। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं कि आप अनएक्सपेक्टेडली इंस्पायर हो जाते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ घटता है कि आपने उसकी तवक्को नहीं की थी। आज हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट भी लेके आए हैं बिफोर वी टेक यू टू अ ब्रेक, और इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि हमें अल्लाह ताला ने कितना ब्लेस किया है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें 5 वक्त अजान की आवाज़ आती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब हमारा दिल तरोताज़ा हो जाता है इस आवाज़ को सुनकर, उसका ताल्लुक़ सिर्फ हमारे अक़ीदे से है या इसमें वाकई कोई कशिश है? ये हमने इस रिपोर्ट में एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जिनका मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं था, जिन्होंने शायद पहले कभी अजान की आवाज़ नहीं सुनी थी, जब उन्होंने अजान को एक्सपीरियंस किया तो उनके क्या तासुरात, क्या उनका रिस्पॉन्स, क्या उनके रिएक्शंस थे, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उसके बाद एक ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी बैक विद आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज का हमारा मौजू बहुत ही अहम, क्योंकि हमें हमेशा से ही ये बताया जाता है, मुख्तलिफ मौज़ूआत में ये जिक्र किया जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी इंसान के लिए ये समाज, ये माशरा बहुत ज़रूरी है और उसके बग़ैर गुजारा नहीं है। लेकिन आपसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स जो पॉइंट आउट करती हैं कि आज की दुनिया में यानी 2019 में आलम इंसानियत को जो थ्रेट्स फेस्ड हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो एहसास तन्हाई है। इस वक्त हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ रफ्तार, इतनी मैकेनाइज्ड हो चुकी है कि हम में यानी तमाम तर सहूलतों के बावजूद हम अपने आप को अकेला और तन्हा फील करते हैं, और ये हमारी नफ्सियात के लिए, हमारी फ़िज़िकल वेलबींग के लिए तमाम ही चीज़ों पे एक बुरा असर छोड़ रही है। अगर हम अपने दौरे हाज़िर में अपने मुल्क को ही देखें तो इस दफ़ा जब हुकूमत ने अपना ओथ उठाया तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा जो आइडियल है वो ये है कि इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की तरह हो, यानी रियासत मदीना की तरह हमारा माशरा तरतीब दिया जाए, जिसके अंदर रियासत यानी स्टेट कई चीज़ों का यानी बाकायदा उसकी ज़िम्मेदारी उठाए, जिसके अंदर आपका हेल्थ शामिल है, एजुकेशन है, आपका रोज़गार है। लेकिन फिर भी अगर ये तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, नंबर 1 इस वक्त वो रियासत उसके करीब नहीं है। सेकेंडली हमारा माशरा भी, यानी जो चीज़ें हमारे पास मैकेनिज़म्स मौजूद थे, ख़ानदान, हमारे यानी जानने वाले दोस्त अहबाब, हमारे आस पड़ोस के लोग, जिस तरह हमें एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी देते थे, जिस तरह वो हमारे साथ जुड़े होते थे, आज हमें ये लग्जरी हासिल नहीं है। तो क्या किया जाए ऐसे मौक़ों पे? इसमें माहिर नफ्सियात क्या कहते हैं, दीन हमारी कैसे रहनुमाई करता है, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले रिलीजियस स्कॉलर भी हैं और हमें हमारी रहनुमाई भी करते रहते हैं, तो एज ए टीचर भी हम उनको देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर उज़मा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा यू आर ऑल्सो फैकल्टी मेंबर एट द कराची यूनिवर्सिटी इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आपके यहाँ होने का, और आज मैं चाहती थी कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ड्रॉ करूँ। अच्छा, अगर गुफ्तगू का आगाज़ जैसे हमने किया कि रियासत मदीना या एक ऐसा इस्लामिक वेलफेयर निज़ाम जहाँ पे कोई भी इंसान अपने आप को तन्हा या बेबस महसूस ना करे, पूरी दुनिया की बात भी करेंगे, लेकिन जमील भाई खुसूसन पाकिस्तान में जब लोगों में ये एहसास है कि वो अकेले रह गए हैं, तो क्या उस वक्त उनको आप किस तरह रहनुमाई करेंगे उनकी दीन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने रियासत मदीना की बात की, और फॉर्चुनेटली हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी रियासत मदीना को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान और रियासत मदीना ये सिनोनेम है। अगर रियासत मदीना को अगर हम ट्रांसलेट करें अपनी ज़ुबान में तो पाकिस्तान बनता है, और पाकिस्तान को अरबिक में ट्रांसलेट करें तो मदीना तैयबा बनता है। ठीक है ना? तो ये रिजेंबलेंस है, इसकी सारी फैक्ट्स तकरीबन मिलते हैं, रेप्लिका एक दूसरे के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रियासत मदीना है उसके खदोखाल भी हमारे मुल्क में नहीं पाए जाते। उसकी रीज़न है कि रियासत मदीना उस वक्त तक नहीं बन सकती
जब तक के वाली मदीना से मोहब्बत ना हो। सही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी, आप उनकी हर अदा को अपनाना चाहेंगे, उनकी टीचिंग्स को, उनकी तालीमात को यकीनी तौर पर आप अपनाना चाहेंगे। अब आपने तन्हाई की बात की, तो तन्हाई की भी बहुत सारी तालीमात इस्लाम में मौजूद हैं, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बाज़ तन्हाई रहमत है, बाज़ तन्हाई ज़हमत है, और अगर शोरा की ज़बान में कहूँ तो बाज़ तन्हाई गनीमत है। अच्छा जी ना? तो अब इसमें तफरीक कैसे की जाए जमील भाई, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि रहमत, ज़हमत और गनीमत कौन सी वाली तन्हाई है? अब मैं शोहरा की तरफ तो नहीं जाऊंगा। वो मोमिन खान ने कहा ना कि जब मेरे पास कोई तुम होते हो मेरे पास गोया जब कोई नहीं होता, तो मैं गनीमत की तरफ नहीं है और रहमत की तरफ। देखिए, बाज़ तन्हाई रहमत इस अंदाज में है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में स्पॉन्टेनियसली कुछ अच्छे काम भी कर जाता है, कुछ बुरे काम भी कर जाता है, और कुछ इंसान स्ट्रेटजिकली सोच समझ कर अच्छी और बुरी राहों को अपना लेता है, ठीक है ना। बाज़ उसकी मोटिवेशंस होती है जिनकी वजह से। तो तन्हाई रहमत उस वक्त बनती है जब इंसान अपना खुद एनालाइज करता है कि मैंने इस ज़िंदगी में अब तक क्या किया है, मैं क्या करूँगा। इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मिलियनर बिलियनर्स हैं, वो रोते हैं कि साहब क्या करूं, मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है ना। अब हम उनको जिंदगी में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाएं, अगर हम कहें कि लाइफ के, जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ साइकिल्स हैं, औलाद जवान हो गई, घर से बाहर निकल गई है, माँ बाप लोनली फील करते हैं, या खुदा ना खासा किसी का शरीक हयात का इंतकाल हो जाता है, तब वो अकेला महसूस करता है। डॉक्टर उज़्मा, आप क्या कहेंगी, जो उस वक्त आपने, जैसे पहले हम ऑफलाइन जब गुफ्तगू कर रहे थे कि एक चीज़ होती है तन्हा होना और फिर होता है एहसास तन्हाई, इसमें क्या फ़र्क है और इसको हम कैसे उससे एक तरह से मुकाबला कर सकते हैं? एक तो लोनलीनेस वो होती है जो कि सर्कमस्टांसिस की वजह से होती है ना, जैसे कि डेथ हो जाती है फैमिली मेंबर जो भी क्लोज वन है, या आप कोई शिफ्ट कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, और अभी आपके रिलेशनशिप्स नहीं बने होते, तो वो फॉर द टाइम बिंग होती है, ट्रांजिएंट होती है। उसमें आपको फीलिंग्स भी आती हैं, थोड़ा डिप्रेस भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन आप ग्रेजुअली जब रिलेशनशिप बनाना शुरू करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो आप नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। एक तन्हाई वो होती है जिसमें आप फील करते हैं कि कोई मेरा एहसास नहीं कर रहा, या कोई मेरे साथ नहीं है, या जो पर्सन जिसके साथ आपकी अटैचमेंट है वो एब्सेंट है, वो वहाँ पर नहीं है। तो वो जो फीलिंग्स हैं या जो मेमोरीज होती हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं, वो आपको लोनलीनेस का एहसास दिला रही होती है। और जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं उन थॉट्स के साथ, वो चीज़ कॉज करती है फिर आपको डिस्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड लोनलीनेस, जो प्रॉब्लमेटिक है। और ग्रेजुअली जब आप जितना नेगेटिव थिंकिंग में रहते हैं और लोगों से कटना शुरू कर देते हैं कि शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, या लोग मेरे बारे में मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं, ऐसा होता है, आप खुद अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि दूसरा शायद मुझसे मिलना नहीं चाह रहा होता, और ग्रेजुअली आप कट ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। वो नेगेटिव थिंकिंग फिर आपको लोनलीनेस की तरफ ले जाती है, यानी क्रॉनिक लोनलीनेस कहलाती है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि ये जो एहसास है नफ्सियाती तौर पे, अगर आप इसको महसूस कर रहे हैं, इसका आपकी फिजिकल वेल बीइंग पे, यानी क्या ये आपको बीमार भी कर सकता है, आपको एक्चुअली बीमारियां भी हो जाएंगी? जो तहकीक से पता चला है, जब सबसे ज़्यादा जो तहकीकात हुई हैं, तो उससे लोनलीनेस जो है, एक तो सिम्टम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी, जो कि डिप्रेशन में पाया जाता है, यानी डिप्रेशन कॉज कर रहा होता है। इसके अलावा एंजाइटी भी कॉज करता है, आपको ये फिक्र होती है कि अगर वो पर्सन मेरे साथ नहीं हुआ या मैं लोगों से नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले जिंदा कैसे रहूंगा। तो ये फीलिंग या ये डर या एहसास भी लोनलीनेस कॉज कर रहा होता है। अच्छा, हालांकि आप लोनली होते नहीं है, लेकिन आपकी फीलिंग ऐसी होती है कि वो अगर मेरे साथ नहीं होगा तो क्या होगा। यानी एक खौफ है, एक डर है, माजी में रहने की आदत है। बल्कि आपको ये भी बताते चलें कि एक और तहकीक ये कहती है कि अगर आप अपने बूढ़े वालिदैन के साथ वक्त ज़्यादा गुजारेंगे, खुसूसन अपनी वालदा के साथ, तो उनकी उम्र में लगभग 5 साल का अरसा बढ़ सकता है बनस्बत ऐसे शख्स के, एक बूढ़े शख्स के जिसको आप तनहा छोड़ दें। तो ये मेरे ख्याल में एक तलकीन होगी तमाम ही लोगों के लिए जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और खुसूसन वालिदैन का साया अल्लाह ताला हम सब के सरों पे सलामत रखे। लेकिन जमील भाई, आपके पास दोबारा आते हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी तो बहुत सारे ऐसे अदवार गुजरे जब वो अकेले पड़ गए, जब वो तन्हा थे। अल्लाह ताला का साथ था, हिम्मत थी, लेकिन वैसे तन्हाई का मुकाबला किया। तो उनकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये असल में दो चीज़ें अलग अलग है, तन्हाई और अकेलापन। अच्छा, ठीक है ना। तन्हाई एक अलग चीज़ है, अकेलापन यकीनन एक बीमारी है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का फर्क है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा हमें मज़ीद समझने की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं इमीडिएट आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, इंसानी ज़िंदगी के अंदर तन्हाई
या आपको कभी ना कभी ग्रीफ, गम, अलम ये ज़रूर आएगा। ये दुनिया अप एंड डाउन की दुनिया है। सही। ये दुनिया खुशी और गम की ज़िंदगी। वो लोग बेवकूफ़ है जो समझ सकते हैं कि ज़िंदगी खुशी और घर है। नहीं, ज़िंदगी हमें बताया आजमाइश का एक इलाका है, इम्तिहान का एक पीरियड है, और इसे गुजरने के बाद मज़ीद ज़िंदगी है, एक अलग टॉपिक। लेकिन ताजदारी कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुक़द्दसा ज़ाहिरी में एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपका सोशल डिसकनेक्शन कर दिया गया, आपका मुआशरती मुकातिया कर दिया गया, और कुफार मक्का ने आपको बाकायदा एक वादी थी, एक पहाड़ियों का सिलसिला शौबे अबी तालिब, उसमें महसूर कर दिया, खाने पीने को भी कुछ नहीं था। और दूसरी तरफ साथ ये अरसा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल वाला ने उसी ज़माने, उसी पीरियड में, उसी ग्रीफ पीरियड में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सिदरतुल मुंतहा तक आपको सैर करवाई, और फिर क़ाब क़ौसैन और अदना की जो जलवत आता फरमाई, और वो खलवत भी थी, जलवत भी थी, तन्हाई भी थी और मिलाप भी था। तो ये कुरान ने हमें बताया, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात मुक़द्दसा ने बताया कि जब आपको लगे कि हर सहारा छूट गया, हर रिश्ता टूट गया, और दाएं बाएं आपको कोई नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ लगता है कि दुश्मन ही दुश्मन है, बेगाने ही बेगाने, अपना कोई नहीं है, तो फिर आप घर से निकले सैर व तफरीह की तरफ जाएं, सैर के लिए। जी हाँ, सैर के लिए। मुश्किल यानी मुख्तलिफ सी आपने यहाँ पे सलाह दी है, क्योंकि आमतौर पर लोग अगर रिलीजन वाइज पूछते करते हैं जी आप नमाज ज़्यादा पढ़ा करें, आप नवाफिल अदा किया करें, लेकिन आपने मशवरा दिया कि आप सैर व तफरीह। रसूलुल्लाह से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने वाला कौन था? अल्लाह का जिक्र करने वाला कौन था? लेकिन ये अल्लाह ही की सुन्नत है कि आओ महबूब हम आपको सैर कराएं, आपका गम गलत करें, आपको तफरीह अता फरमाएं, आपको एक बिगर पिक्चर, एक लार्जर विजन दिखाएं कि इस दुनिया जो अब कभी कभार। आखिरी बात है, कुरान ने कहा कुल सीरू फिल अर्दी फंजुरू कैफ बदाल खल्क, कि जाओ घूमो फिरो देखो कि अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया। बेशक। तो घूमने फिरने का एक मकसद कुरान ने ये भी दिया, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव की ही बात है। एक होती है तन्हाई और दूसरा है एहसास तन्हाई। जब आप अपने मसलों में इतना घिर जाएं कि उस मसले के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो जैसे हम कैमरा को जब फोकस करते हैं तो उसको जूम आउट करना जरूरी होता है, उसी तरह आपको भी अपने पर्सपेक्टिव में जूम आउट करना जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आती हूँ, फिर बात इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी जनाब, आज बात कर रहे हैं एहसास तन्हाई के हवाले से, जो कि इस वक्त आलम इंसानियत का सबसे बड़ा चैलेंज है। अभी तक की हमारी गुफ्तगू में हमने ये इस्टेब्लिश किया है कि अगर आपको कहीं लगने लगे तो सबसे पहले तो अपना किसी कमरे में बैठे हैं बाहर निकल जाएं, घर में हैं तो उससे और बाहर कोई शहर की सैर तफरीक के लिए निकल जाएं, और अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं और आपका वक्त, आपका स्केड्यूल आपको इजाज़त देता है तो कोई छोटी मोटी सी छुट्टी ही इंजॉय कर लीजिए। लेकिन एक और चीज़ जो हम यहाँ पे बात करना चाह रहे थे, जो हमने कहा कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और यहाँ खुसूसन जो आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं उनकी आपको बहुत आदत होती है। डॉक्टर्स, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने सीनियर सिटीजन्स कपल्स में, या जो कहते हैं ना कि रफ़ाकत का जिन्होंने बहुत लंबा अरसा साथ गुजारा हो, हम देखते हैं कि कभी कभार उनकी जो डेथ्स होती हैं वो बड़े ओवरलैपिंग, बड़े करीब करीब, और लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी भी खाविंद की अभी इंतकाल हुआ था, 2 माह के अंदर अंदर ही बीवी का इंतकाल हो गया, और वाइस वर्सा। तो क्या यानी वो तन्हाई को कोप नहीं कर पा रहे होते, अपने यानी लाइफ पार्टनर का लॉस नहीं कोप कर पा रहे होते? तन्हाई जो है, अभी जैसे मैंने साइकोलॉजिकल की बात की कि साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट करती है, एंजाइटी और डिप्रेशन को कॉज करती है, इसके साथ साथ वो हार्ट प्रॉब्लम भी कॉज कर रही होती है, जो यानी फिजिकली भी वो इफेक्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा आप जब स्ट्रेस ले लेते हैं तन्हाई का या इस लॉस का, या इट्स अ ट्रॉमा, यानी अगर किसी का लॉस हो रहा है तो ट्रॉमा है, तो ट्रॉमा में जब स्ट्रेस लेते हैं तो फिजिकली वो कॉज करता है, जिसकी वजह से फिर आगे जो है डेथ्स हो सकती हैं। यानी अगर हम ये कि हार्ट अटैक हो गया, हार्ट फेल हो गया, नॉर्मली इसी तरह की चीज़ें सुनने में आ रही होती हैं। आपके डिसिप्लिन में क्या एडवाइस होगी फॉर पीपल जो इस तरह के किसी मरहले से गुजरे हों कि डेथ की वजह से, डिवोर्स की वजह से अगर उनका क्लोज रिलेशनशिप, उनकी मैरिज ख़त्म उधर होती है, तो उस वक्त उनको क्या करना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो सोशल सपोर्ट की मैं बात करती हूँ, फैमिली मेम्बर्स जो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। टाइम स्पेंड करने से क्या होगा कि वो थोड़ा बिजी भी रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे, और दूसरी चीज़ कि उनको किसी न किसी काम में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब ओल्ड हो जाते हैं तो जो यंग पीपल होते हैं कहते नहीं आप आराम से बैठ जाएं, आप कुछ नहीं करें, आप रेस्ट करें,
और आपको रेस्ट की ज़रूरत है, इस तरह से हम बात कर रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि जो काम हमारे पेरेंट्स कर सकते हैं या जो पहले करते आए थे उसको रिज्यूम करने में उनकी हेल्प करें। अच्छा, तो वो एक रूटीन लाइफ जो है वो फिर अब हमारे पास कुछ जल्दी ट्वीट्स आ रही हैं, सवालात आ रहे हैं लोगों के, तो वो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी। अच्छा जमील भाई, सबसे पहले ये सवाल आया है जो पेरेंट्स का, कैसे कहते हैं कि जैसे ही बच्चा टीनेज में पहुँचता है हम तन्हा होने लगते हैं और इनके यहाँ जो है ना प्राइवेसी का झंडा बुलंद होने लगता है कि कहते हैं जी हमारे कमरे में भी हमारी इजाज़त के बगैर ना आए, चीज़ें भी ना करें। तो ये अगर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या रहनुमाई है, क्या बच्चों को, और खुसूसन इस तरह की लड़ाइयाँ भी हम घरों में देखते हैं कि माँ बाप फिर वालिदैन कहते हैं कि जब तक मेरी छत के नीचे रहोगे कोई प्राइवेसी नहीं, सब कुछ साथ ही बैठना होगा। तो ये रिवायत अच्छी है या उनको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए? किस तरह हम इस मसले का हल निकालें? आपके सवाल पर मुझे ख्याल आया कि अब तो ज़रूरत ही नहीं इंसान को कि तन्हाई में जाए, कमरे में जाए और दरवाज़ा बंद करे। हाँ। अब तो वो पूरी महफिल में बैठकर भी तन्हा होता है क्योंकि वो सेल फोन में लगा हुआ होता है इसलिए पूरी दुनिया से करीब होता है और अपनों से दूर होता है। इंसान का ये अलमिया लग गया। आपने देखा होगा कि बाहर से वो अपना कोई भी फैमिली हेड बाहर से आया, पूरे दिन मेहनत करके आती, उसकी 2 कॉल आ गई, अभी बच्चों को सलाम किया, फिर उसने अपना गेम खेलना शुरू, अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। मैं आपको बताऊं ये साइकिल है। हमारे यहाँ अलमिया क्या है कि हमने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, फिर उसके बाद मैट्रिक के बाद उधर चला गया, पढ़ाई कमरे में बंद रखा। वो वालिदैन के साथ जो नेचुरल फीलिंग्स है, अगर वालिदैन ने वो बच्चों के साथ शेयर नहीं की तो आप यकीन जानिए बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप से झिझकते हैं, आंखों में आंखें नहीं डालते, उनके साथ बैठते नहीं है। ये एक लाइफ का पहिया है कि पहले आप उनको वक्त नहीं देते थे, उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, तो आप वक्त दीजिए। और ये भी आपने कहा कि मैं अपने कमरे में प्राइवेट हूँ, मैं कमरे में चले जाऊँ, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये आम आदमी का अलमिया नहीं है। हाँ। ये उन लोगों जो एलीट क्लास है, जिनके पास 5-5, 10-10 कमरे, हर बच्चे का अलग कमरा है, ठीक है ना। या यूरोप में चले जाए, माँ बाप बच्चों को सुलाते ही अलग है। वो मैट्रिक के बाद वो माँ और बाप का नहीं रहता, वो उसके बाद ओल्ड एज हाउस में फेंक देता ले जाके सही प्रैक्टिकली। तो हमारे यहाँ तरीका इस्लाम ने ये बताया। मैं आपको बड़ी खूबसूरत सी एक बात बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन यंज़ुरु इला वजहि वालिदैहि अबीही इल्ला कुतिबा लहू बिहा हज्जतानी मबरूरतानी। अगर किसी ने बुढ़ापे में मोहब्बत की एक निगाह अपने वालिदैन को डाली तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज्जे मकबूल व मंजूर का सवाब अता फरमाएगा। अच्छा जी, इसी बात पे एक कॉलर भी ले लेते हैं। कॉल आई हुई हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फिक्रा, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। जी बिलाल, आपका कोई सवाल है हमारे आज के टॉपिक यानी एहसास तन्हाई के हवाले से? जी 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 एक्चुअली मेरे साथ एक इशू है कि मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मगर अक्सर कभी ऐसा होता है क्योंकि थोड़ा सा जनरेशन गैप है, तो अब उसकी वजह से जो माइंड सेट है वो कभी मिलता नहीं है। तो मैं कभी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ बट आई फील कि मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ, और उसकी वजह से जो है मैं थोड़ा सा कभी कभार ऐसा फील करता हूँ शायद मैं थोड़ा सा तन्हा हूँ, तन्हाई की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे मतलब समझ में नहीं आता मैं किस तरह से मैं क्या करूं। मैंने बिलाल, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट कॉल। आप प्रोग्राम देखिए, हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर उज़मा, कई लोगों की शिकायत ये है कि भाई खानदान वालों के साथ बैठ के तो मैं और डिप्रेस हो जाता हूँ, उनको वो यानी ना हमारे ख्यालात मिलते हैं, ना वो मेरे मसाइल को समझते हैं। क्या मशवरा होगा आपका बिलाल? होता है ऐसा कि आपके ख्यालात नहीं मिल रहे होते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं या कुछ इंटरेस्ट आपके कॉमन होते हैं, कुछ हॉबीज कॉमन होती हैं, कुछ मसाइल भी कॉमन होते हैं, बिल्कुल। तो उस चीज़ पे बात की जा सकती है ताकि आपका एक रिलेशनशिप तो डेवलप हो। सम टाइम आपको किसी दूसरे से कोई अच्छा मशवरा मिल जाता है, सम टाइम आप किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। अच्छा, एक और मैं आप लोगों के सामने बड़ा ट्रिकी सा सेंसिटिव सवाल है इसलिए रखना चाह रही थी, मगर मेरे दोनों मुझे पता है पैनलिस्ट इसको हल करेंगे। आजकल एक नया टर्म हम सुनने में आ रहा है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, और उसमें मुराद ये होती है कि भाई अगला बंदा आपके लिए जहरीले हद तक ख़तरनाक है कि उनकी बातें, उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया आपसे नहीं मिलता, बल्कि आप उनके साथ अपने आप को ऑल ड्रेन्ड फील करते हैं। एक तरफ दीन हमारी रहनुमाई करता है कि हम वालिदैन के साथ वक्त गुजारें, अपने ख़ानदान को, हल्का बाप को साथ लेके चलें, लेकिन दूसरी तरफ जो अब नई एज की ये लर्निंग एंड थिंकिंग है वो कहती है जी टॉक्सिक रिलेशनशिप कोई भी हो उसको फ़ौरन काट दिया जाए और सिर्फ अपनी वेलबींग के बारे में सोचा जाए। आप लोग इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशंस रखने ही नहीं चाहिए, दीन भी यही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आपके लिए जो है वो बाइसे बरकत हो, बाइसे रहमत हो, ठीक है ना, आप उससे ताल्लुक़ तोड़ लें।
टॉक्सिक होगा ना, ताले तुरा ताले कुनंद, साले तुरा साले कुनंद। बुरे लोगों में जाओगे तो बुराई सीखोगे, अच्छे लोगों में जाओगे तो अच्छाई सीखोगे। इस्लाम की तो बेसिक तालीमात है। लेकिन इस्लाम ने हमें इस तन्हाई से या इस खोखलेपन से, जिसको मैं कहूँगा अकेलेपन से बचाने के लिए हमें कहा कि तुम अपना एक लाइफ कोच रखो, ठीक है ना। और वो लाइफ कोच मुर्शिद और हादी की सूरत में हर दौर में इंसान के साथ रहा है। और एक मुसलमान जब भी कोई अपना ऐसा मसला, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, पर्सनल हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इज्तिमाई हो, कलेक्टिव हो, वो अपने लाइफ कोच को, मुर्शिद को आप देखिए डेल कार्नेगी देख लीजिए और दूसरे देख लीजिए, वो बाकायदा एज ए लाइफ कोच प्रैक्टिस करते हैं। और बो डाउन जाकर और फिर उसको जाकर सेशंस करके ज़बूर पढ़ते हैं, उनको रिलीफ मिलता है या मीडिएशन की जाती है। तो इस्लाम ने तो हमें सबसे पहले ये अता कर दिया है। इस्लाम ने कहा तुम्हारे जो फॉर एवर एटर्नल लाइफ कोच है रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन अब ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं, तो हर दौर में औलिया कामिलीन रहे, उनको अपना लाइफ कोच बनाओ। और आज भी आप ये देखें खानकाहों में, चाहे हिंदू आ गया, ईसाई आ गया, कोई आ गया, उससे ये बात पुरस नहीं की जाती, उसका मसला सुना जाता है, उसे खाना दिया जाता है, उसे अपने करीब करके बशारत सुनाकर उसको बाकायदा करीब किया जाता है और फिर अल्लाह का डर सुनाकर उसे गुरूम किया जाता है। अच्छा, ये भी हमारे पास, आपने बिल्कुल सही कहा कि कम्युनिटी सपोर्ट मौजूद है, लेकिन चंद लोग इसमें जा पाते हैं। डॉक्टर उस्मा, आप क्या कहेंगे? और जहाँ पे लोग मुखालते में मेरे ख्याल में जाते हैं, जैसे बहुत ही कोई करीबी रिश्ता है, वालिद वालदा या आपका हस्बैंड, वो आपको फील हो रहा है कि यार ये जो ना टॉक्सिक हो गई है रिलेशनशिप, ना आप उनको छोड़ सकते हैं, ना आपकी उनके साथ बन रही है, और आप एक अजीब कश्मकश और तन्हाई में, उस वक्त क्या किया जाए? उस वक्त बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं कहूँगी प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत होती है। जब आपको लगता है कि रिलेशनशिप जी जनाब, वेलकम बैक। अभी तक की गुफ्तगू में एक तो अगर आपको तन्हाई का एहसास होने लगे, ख़ास तौर पे अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि उनसे अनबन हो रही है, वो टॉक्सिक हो गया मामला, तो ज़रूर किसी लाइफ कोच को, किसी थेरेपिस्ट को, किसी काउंसलर को कांटेक्ट कीजिए। एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि कई दफ़ा लोग इतना अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं कि जिन लोगों को पहले वो पसंद ना भी करते हो, या जिनकी वैल्यूज़, जिनकी अक़दार आपसे मेल नहीं खाती, और जिसको आप शायद किसी ज़माने में बुरी सोहबत भी करार देते थे, आप इतना अपने आप को तन्हा महसूस करें कि आप उन्हीं के बीच में जा बैठें और वहाँ पे जी गिबत भी हो रही है, बाकी बुराइयाँ भी हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? शमीर भाई, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर, इस ज़मीन पर इंसानों की तादाद कम नहीं हो रही, इंसान बढ़ रहा है। सही। लेकिन इंसान तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान की तन्हाई भी बढ़ रही है। बिल्कुल। उसकी वजह कि हमने लाइफ स्टाइल, दुनिया के सारे मज़ाहिब और अदियान में किसी की बुराई नहीं करता, सब अच्छे हैं, लेकिन जब मैं अपने दीन की और प्रैक्टिस की बात करता हूँ तो मेरा दीन मुझे ये कहता है कि आप तन्हा नहीं हो, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है। सही। ये वो एहसास है। मैंने बहुत सारे मज़ाहिब पढ़े, लेकिन मुझे कहीं ये चीज़ नहीं मिली कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारी शेख से भी करीब है। जब एक मोमिन को यह एहसास होता है कि मेरा रब मुझसे करीब, मिसाल के तौर पर किसी घर में चोर घुसाए और वो शोर मचा दे और वो पड़ोसी कहे कि हाँ हाँ तुम फिक्र मत करना, मैं आ रहा हूँ, तो वो बहादुर हो जाता है, मेरा पड़ोसी मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। यही एहसास इंसान को अल्लाह का हो जाए किसी मुसीबत के वक्त कि मेरे अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरे हाल को जानता है, आप यकीन जानिए इंसान में बहादुरी आ जाएगी। और जब इंसान ब्रेव हो जाता है, फिर वो तन्हाई से नहीं डरता, फिर वो अपने छोटे छोटे मसाइल से नहीं डरता, वो ताकतवर तवाना हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हमने अपने बच्चों की ग्रूमिंग ही सही नहीं की है। हमने उसे ये नहीं बताया कि तुम घर में अगर दरवाजा कमरे में बंद करके कोई खराब काम भी कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें कोई नहीं देख रहा। अच्छा। एक ज़ात है तुम्हें देख रही है। हाँ। तुम्हारे साथ है, तो अल्लाह देख रहा है। ये इतना कवी ईमानी एहसास है कि आप यकीन जानिए कि इंसान को कभी तन्हाई का शिकार नहीं होने देता, खोखलापन इंसान के अंदर नहीं आ पाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, और ये जो आप कुछ वही मैंने कहा पॉजिटिव थिंकिंग ही है ना, कि आपका बिलीव है कि कोई है आपके साथ, और ये अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को जो है लेट गो कर सकते हैं। कुछ लोग अक्सर हमें ये सलाह भी देते हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी चाहे अंदर से आप टूट क्यों ना रहे हों, अगर आप तन्हा फील कर रहे हों, फेक इट टिल यू मेक इट, मुस्कुराते रहो, चीज़ें करते रहो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप समझती हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना या किसी और तरफ अपना जहन निकाल लेना, उस मसले से अपने आप को थोड़ा सा लाताल्लुक कर लेना, ये आपको हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। डिस्ट्रैक्टिंग
ब्रीदिंग जो टेक्निक्स होती हैं वो हेल्प आउट कर रही होती हैं, क्योंकि आपका माइंड जब चेंज होता है तो आपका थॉट का लेवल और परसेप्शन चेंज हो जाता है। और जब परसेप्शन चेंज होती है तो वो जो आपकी फीलिंग होती है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, क्योंकि आपकी थॉट, आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर तीनों लिंक्ड हैं। सही। और इसके साथ साथ आपके ब्रेन के अंदर भी चेंजेस आ रही है, फिजिकल चेंजेस हैं, जैसे आपने कहा या वॉक करने से आपने कहा क्लास में किसी में जाते हैं तो आपका 40 मिनट के बाद जो लेक्चर तब्दील क्यों होता है? इसलिए कि 30 मिनट्स के बाद आपके न्यूरॉन्स जो कि आपके बने थे उस लेक्चर से वो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद डी जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, फुल कैपेसिटी 40 मिनट। उसके बाद 40 मिनट के बाद जी अब मैथमेटिक्स का, अब इंग्लिश का होगा, अब आपका जो है साइंस का होगा। वो बार बार इसलिए इस पीरियड को रखते हैं ताकि उसका नया जो है न्यूरॉन पैदा हो, और वो न्यूरॉन जो चला गया वो बाकायदा जो है उसकी अच्छी मेमोरी के पास जाए, और इसकी कम से कम एटलीस्ट ये कि डीप में ना जाए तो सुपरफिशियल और डीप के दरमियान उसकी मिडिल जो मेमोरी है उसके अंदर जाकर स्टोर हो जाए, और स्ट्रेस भी ना करें, यानी ओवर सैचुरेशन। और एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं और क्या पूछना चाहेंगी? मैं अरूबा बात कर रही हूँ। जी अरूबा, आपका सवाल। जी मेरा सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि मेरा मानना है कि लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में फ़र्क होता है। मतलब आपको सॉलिट्यूड की भी ज़रूरत होती है अपनी ज़िंदगी में सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल। देखिए, जब हम क्रिएटिव लोगों की बात करते हैं वो अपनी तन्हाई को बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनको वो तन्हाई चाहिए होती है, वो अकेलापन चाहिए होता है ताकि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें। सम ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स, बेस्ट आर्टिस्ट के जो आर्ट पीसेज हैं वो इसी सॉलिट्यूड की वजह से निकलें। लेकिन जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आप एहसास तन्हाई होता है ना, उस वक्त आपके जहन में बहुत शोर होता है। सॉलिट्यूड में आपके दिमाग में जो ना एक तरह से कहना चाहिए, अगर आप काम कर रहे हैं तो ये वाली जो तन्हाई है ये लोगों में भी होती है। अगर आप भीड़ में भी बैठे हुए किसी गैदरिंग में भी हैं, लेकिन आपको ये एहसास है कि मैं तन्हा हूँ या मैं लोनलीनेस तन्हा फील कर रहा हूँ, तो वो होगा। अच्छा, लेकिन अभी जो हमने बात की फेक इट टिल वी मेक इट, जमील भाई, अगर जो ना मर्ज आपको खुदा ना खासा कैंसर है या कोई बहुत ज़्यादा मोजी मर्ज है और आप सिर्फ पैनाडोल खा रहे हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर उधर घूमना, लोग कहते हैं मसले का हल फिर भी नहीं निकल रहा। जो डीप रूटेड आपका डिप्रेशन है या तन्हाई है वो हमेशा रहेगी और वो आपको तकलीफ देगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अर्ज करूँ कि मेरा ये मानना है कि एक मुसलमान तन्हा हो ही नहीं सकता। वो दिन में 5 मरतबा अपने रब से जाकर मिलता है, सबसे बुनियादी बात। अब ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों के लिए है जो नमाज पढ़ी है या पढ़ी नहीं, और पढ़ी भी है तो बिल्कुल पढ़कर आ गए, उन्होंने फील नहीं किया उसको। पहली बात तो ये। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि तन्हाई का शिकार वो शख्स होता है जो एमलेस होता है, ठीक है ना, जो टारगेटलेस होता है। आपने जो बात की थी बहुत अच्छी मुझे लगी कि इंसान 80 साल में भी अपने टारगेट्स ख़त्म ना करे। इंसान उस वक्त तन्हा होता है, उस वक्त हार जाता है, और जो डर गया वो मर गया, ठीक है ना। जो जल्दी वो चले जाते हैं जिन्होंने अपने आप को ये छोड़ दिया कि बिस्तर के ह्यूमन बॉडी इज अ मूविंग बॉडी, ठीक है ना, तो उसको मूव करना चाहिए। जिस तरह हमारा स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, इसी तरह हमारे दिमाग को भी कुछ ना कुछ टारगेट्स चाहिए, कुछ गोल्स चाहिए जिंदगी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप अगर अपना कोई गोल बना लेंगे, जिस रजीम में भी है, आप जिस फील्ड में भी हैं, आप जिस फैकल्टी में भी, आगे सोचना चाहिए। इसलिए सरकार ने कितना अच्छा होता था ना जमील भाई कि अगर आपकी औलाद अब इंडिपेंडेंट हो गई है, बाहर चली गई है, तो माँ बाप इस बात पे दिल हार के ना बैठेंगे मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। आप 100 काम कर सकते हैं। आप रज़ाकाराना तौर पे अपने आस पड़ोस में लोगों को साथ जमा कर सकते हैं, कोई सफाई मुहिम चला सकते हैं, घर के करीब कोई क्लिनिक है तो वहाँ जाके मदद कर सकते हैं। रज़ाकाराना तौर पर लोग अगर जिस तरह होता है कि मुझे खाना पकाना बहुत अच्छा आता है तो लोगों के लिए इस तरह की कोई सर्विस शुरू कर सकते हैं। हैविंग अ पर्पस इन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जमील भाई, ये पर्पस हमारे माशरे में क्यों होता है कि हमने अपनी खुशी की जो कुंजी है ना, जो चाबी, वो किसी और के हाथ में दी है कि मेरे हस्बैंड का काम है कि मुझे एहसास तन्हाई ना हो और मैं खुश रहूँ, मेरे बच्चों का काम है कि मुझसे आके कोई बात करे, या हमने ये जिम्मेदारी दूसरों पर डाली हुई है, हम खुद ये जिम्मेदारी नहीं लेते। देखिए, इस्लाम ने हमें कहा कि अल्लाह हर इंडिविजुअल से अलग अलग हिसाब लेगा। हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी ज़कात है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी नमाज है, ठीक है ना। कुछ इज्तिमाई चीज़ें भी, लेकिन इनफरादी ज़्यादा है। तो इस्लाम ने तो हमें इतना अच्छा कहा, कुछ ना कर सको तो रास्ते का पत्थर हटा दो, सही, ठीक है ना। शायद दूसरे को लग कर उसे तकलीफ ना हो। अगर तुम्हें कुछ ना हो तो लोगों से सलाम करो,
अफ़शुस्सलाम बैनकुम, मुस्कुरा के करो। फरमाया मुस्कुराहट भी एक सदका है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ओल्ड एज के अंदर अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह का जिक्र तो वो जरूर करे, वो तो प्राइम है, वो तो प्रायोरिटी है, लेकिन अपने पौधों को पानी दे कि मेरा पौधा बड़ा हो रहा है, उससे देखकर खुश हो, अब उसमें फूल आ गए, ठीक है ना। तो बहुत सारी मसरूफियातें खुद को इंगेज रखे, सही, ठीक है ना। जब तक इंसान अपने आप को इंगेज रखता, वो कभी तन्हाई का। और आपने जैसे बहुत अच्छा मिसाल यहाँ पे दी कि अगर एक पौधा भी आप रख लें तो आपकी भी एक एहसास जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसको सुबह और शाम पानी देना है। जब उसमें फूल खिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत रंग लाई है। या अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है तो आपको एहसास होगा कि कोई है जिसको मेरी जरूरत है। आई थिंक 70-75 साल में पहुंच गए जी, वो बहुत अच्छे टीचर्स थे। हाँ। तो वो क्या करते हैं कि अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में जो झोपड़ी वाले बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ पढ़ाना शुरू करते हैं, या किताब लिखना शुरू कर देते हैं। यानी बजाय इसके कि आप अपनी बीवी की जिंदगी अजीरन करें और बावर्ची खाने में घुस जाएं, 50 साल सर्विस के बाद आप रिटायर हुए हैं तो आपने कहा जी घर की सफाई का जिम्मा, ग्रोसरी चीजें मैं ले लेता हूँ अपने जिम्मे, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ इस फोरम पे बहुत अच्छी बात ये हुई थी कि लाइफ इज अ जर्नी ऑफ गिव एंड टेक, जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है।